करना चाहते पांव तले, उनको बचा हमारी हक की आवाज आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सुप्रीमो लीडर जनाब जयराम कुमार महतो का। धन्यवाद। आज बगोदर विधानसभा सरिया प्रखंड के इस बरवाडी पंचायत स्तरीय नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल के शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच में मंचासीन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश साहू जी, शेख साहिद जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बगोदर विधानसभा के बड़े भाई डॉक्टर सलीम जी, धर्मपाल जी, प्रखंड अध्यक्ष उमेश जी, ललिता जी, रंजन जी समेत जितने भी हमारे पार्टी के साथी और विशेषकर हमारे सदाब भाई, जिनके कुशलता के साथ इस टूर्नामेंट को हम लोग बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए, एक बेहतर तरीके से हम लोग देख पाए। आयोजन समिति के सभी साथियों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया, मैं उनको भी बधाई दूंगा। मीडिया के साथी भी आए हैं, मैं लोकतंत्र की चौंती आवाज, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। स्थानीय थाना प्रभारी भी आए थे, शायद चले गए, मैं यहाँ के थाना प्रभारी समेत पुलिस के जितने भी जवान और साथ ही साथ जितने भी हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें, सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार। तो साथियों, आज ये खेल का मैदान है, इसीलिए हम लोग खेल से संबंधित कुछ विषयों पर ही बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जितनी गति के साथ, जितनी तेजी के साथ जमाना बदल रहा है, जितनी तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपना सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते। अब देखिएगा, बहुत कम उम्र के बच्चे बीमारियों से ग्रस्त हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे आंखों में चश्मा लगा लिए हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जिनके काले बाल सफेद होने लगे हैं। आपको बहुत प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की दिखेंगी। इसका मूल कारण यह है कि आज हम लोग इंटरनेट की दुनिया में इतना अपने आप को समाहित कर दिए हैं, इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को इतना अंदर लेकर गए हैं कि हम अपने खेल के मैदान, अपना जो खुला मैदान है, हमारा जो शारीरिक अभ्यास, हमारा जो शारीरिक व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है, उससे हम लोग दूर हो जा रहे हैं। इसलिए खेल, हम इस बात को मानते हैं कि हम लोग जिस धरती में हैं, उस खेल को हम लोग एक फ्यूचर के रूप में भी लेते हैं, खेल को कई लोग मनोरंजन के रूप में लेते हैं, खेल को कई तरीके से लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि खेल को हम लोग को अपने आप को स्वस्थ रखने के रूप में भी लेना चाहिए। आखिर हम लोग क्यों कमा रहे हैं? कोई बताए, चाहे वो डॉक्टर है, वकील है, कोई रहे, कोई पुलिस है, क्यों कमा रहा है भाई? कि हम इस जीवन का अच्छा से यापन कर सके। और अगर आपका शरीर ही स्वस्थ ना रहे तो आपके लाखों रुपए की सैलरी, आपका 50,000 60,000 की सैलरी किस काम आएगी? वो तो आधा मेडिकल में खर्चा हो जाएगा। इसलिए आप चाहे कोई रहे, हर किसी को अपने बेहतर स्वास्थ्य की चिंता होती है, और एक बेहतर स्वास्थ्य हम तभी पाते हैं। अच्छा, अभी बताइए, आज के समय में सबसे फिट लोगों में कौन आते हैं? अभी आप लोग हाल ही फिलहाल देखें फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें अर्लिंग हालैंड का नाम आया। दुनिया के 99%, दुनिया की आबादी लगभग कितनी है? 8 अरब के आसपास, 8 अरब की आबादी, उसमें 99% कितना होगा? अब गुना भाग करिए। 8 अरब की आबादी में 99% कितना होगा? आपको भी मालूम है। 2-4 अरब छोड़ देंगे तो लगभग हमें लगता है 7 अरब 90 लाख के आसपास चला जाएगा। यानी उतने लोगों में 8 अरब की आबादी, पूरे दुनिया की 200 के आसपास देश, और उनमें 90% लोगों से ज्यादा कोई फिट है तो अर्लिंग हालैंड है। एक समय कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। वो कौन है? खिलाड़ी है। लेकिन क्या उनका मकसद केवल खेलना है? अगर केवल उनका मकसद खेलना होता और ट्रॉफियां जीतना होता तो हमें लगता है कि शायद रोनाल्डो को हम और आप पसंद नहीं करते। शायद यहाँ में बैठा कोई भी लड़का, नौजवान जो खेल को हल्का भी समझता है, हमें नहीं लगता है कि कोई रोनाल्डो को पसंद करता। वर्ल्ड कप का तो कभी जीता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कई खिलाड़ियों ने कई वर्ल्ड कप की ट्रॉफियां जीत ली, लेकिन रोनाल्डो का क्रेज एक अलग लेवल का है। रीजन क्या है? उनका फिटनेस। देखिए, नो डाउट
अभी दुनिया में रोनाल्डो और मेसी को बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन मेसी को वो लोग चाहते हैं जिनको फुटबॉल खेलना हो। रोनाल्डो को वो लोग भी चाहते हैं जिनको बाकी स्पोर्ट में फिट रहना हो। तो कम से कम हम उन खिलाड़ियों को जिनको आप देखते हैं, उनका पहला मकसद ये नहीं होता है कि भाई हम ट्रॉफियां जीते, ज्यादा से ज्यादा गोल करें। ज्यादा मकसद होता है कि हम अपने आप को ठीक रखें। जितना ठीक रखेंगे उतना हम अच्छा खेल पाएंगे। इसलिए खेल महज एक खेल नहीं है, आप अपने आप को खेल के माध्यम से फिट रख सकते हैं। याद कीजिए, जब सचिन तेंदुलकर संन्यास ले रहे थे, पूरा भारत लगभग उनके आंखों में आंसू थे। सचिन तेंदुलकर यानी एगो युग, लोगों का बचपन से जवान हुए थे सचिन तेंदुलकर को देखकर, उनका स्ट्रेट ड्राइव को देखकर, उनकी फ्लिक को देखकर, उनके कट शॉट को देखकर। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर 2013 में अपने अंतिम मैच में 74 रन बनाकर जब संन्यास ले रहे थे, तो लोग नम थे। और उन्होंने अंतिम अपना क्या कहा कि नौजवानों को चाहिए मोबाइल की दुनिया से, वीडियो गेम की दुनिया से, ऑनलाइन की दुनिया से बाहर आकर खेल के मैदानों तक पहुंचे। आज खेल के मैदानों तक हमारी संख्या काफी कम हो रही है। आज ये टूर्नामेंट था इसीलिए आप लोग खेलें, लेकिन हमें भी विश्वास है कि शायद आप रोज खेलते भी नहीं होंगे। खेलते हैं तो अच्छी बात है। आज कई ग्राउंडों की रौनक चली गई है। हम लोग जब छोटे थे, जब स्कूल टाइम में थे, तो जितना जल्दी स्कूल से आते थे उतना जल्दी हम लोग खेल के मैदान के लिए निकल जाते थे। देखिए एक बात मानिए, कोई खिलाड़ी को गरीबी छू सकता है, बीमारी नहीं छू सकता। बीमारी को खिलाड़ी ने, कोई भी खिलाड़ी बीमार, ये बहुत कम चांस है कि वो बीमार होगा, क्योंकि वह फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से काफी स्ट्रांग रहता है। दूसरी बात, खेल एक ऐसा जगह होता है जहां हम एक सुंदर मैसेज भी देते हैं समाज को। देश के महान संत विवेकानंद जी ने एक बात कहा था कि भारत के नौजवानों को फुटबॉल खेलना चाहिए। आप लोग फुटबॉल और क्रिकेट में थोड़ा अंतर मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय फुटबॉल लोकप्रिय था, क्रिकेट स्टार्टिंग था, लेकिन भारत में लोकप्रिय नहीं था। गांव देहात में आज भी फुटबॉल ज्यादा खेला जाता है, लेकिन अब चूंकि क्रिकेट का जमाना है, तो उनका कहना था कि भारत के नौजवानों को फुटबॉल खेलना चाहिए। अगर नौजवान फुटबॉल खेलेंगे तो देश को आजाद कराने में सुविधा होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि फुटबॉल के खेल से और आजादी से क्या संबंध है। तो आप एक बात जान लीजिए, हमारा देश, आज हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी आप कहीं कहीं देखेंगे हम लोग में अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग जाति समाज से संबंध रखने वाले लोग, अलग बोली और भाषा बोलने वाले लोग, अलग प्रकार की आस्था रखने वाले लोग। तो विवेकानंद जी ने यह कहा था कि अगर नौजवान एक साथ खेलेंगे तो एक सूत्र में, एक धागे में आकर बंधेंगे। अभी एक फॉर एग्जांपल हम देना चाहते हैं। आप लोग जो जर्सी पहने हैं, अगर इस जर्सी को, या आपका घर में अगर ये कोई कपड़ा होता, कोई शर्ट होता, कोई टी शर्ट होता, और 2 दिन से आप उसको पहने हैं, उस टी शर्ट से, उस शर्ट से बहुत सारा बदबू दे रहा है, और आप अपने सगे छोटे भाई को कहेंगे कि इसे पहन के मार्केट जाना है, क्या वो जाएगा? सोच के बताइए कि आपने अपने घर में, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना है, सलीम सर ने ये टी शर्ट पहना है, अगर ये खोलकर अपने छोटे भाई को ही दे दे कि लो इस शर्ट को तुमको पहनना है, मैंने इसे 2 दिन से पहना है और इसे बहुत बदबू भी आ रहा है पसीने से, क्या वो पहन के मार्केट तक जाएगा? क्या वो पहनकर कॉलेज तक जाएगा? अरे आपका सगा भाई, आपका ब्लड रिलेशन और आपके टी शर्ट को, आपको शर्ट को पहनने से मना करता है। लेकिन खेल में देखिएगा, जब एक्स्ट्रा खिलाड़ी मैदान में आता है, उसी शर्ट को खोलता है और उसी टी शर्ट को पहनता है, वो मैदान में जाता है। आपने नोट किया है कि नहीं? हो सकता है अभी हम लोग टी शर्ट ज्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए शायद ये नौबत ना आए। एक समय हम लोग 11 टी शर्ट खरीदते थे, 11 खिलाड़ी 11 टी शर्ट। अगर 12वां खिलाड़ी जाएगा तो 6 उसी का, जो 11वां खिलाड़ी बाहर आएगा, एक्स्ट्रा खिलाड़ी उसी के टी शर्ट पहन के ग्राउंड में जाएगा। उस समय सगा भाई तो छोड़िए, अगर वो दूसरे कास्ट का भी, अगर वो दूसरे धर्म को भी मानने वाला है, तो हम उसकी टी शर्ट को आसानी से एक्सचेंज करते, चलो हम पहन के खेलते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि खेल एक अलग लेवल का है, उसे समझना होगा कि आप कितना समझते हैं। आज देखिए आप लोग कितने भाई लोग हमारे सब साथ बैठे हैं, लेकिन हमारे समाज में एक व्यवस्था है कि लोग साथ बैठ के खाना तक नहीं खाते हैं। एक व्यवस्था है कि रोटी बेटी का रिश्ता अपने समाज में ही करते हैं, यानी 105 जो होता है हम लोग का 5 खाना खाने के लिए भोज बिहार में अगर हम लोग बैठते भी हैं तो अपने बिरादरी वालों के साथ बैठते हैं। लेकिन देखिए यहाँ बताइए, अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के लोग बैठे हैं कि नहीं? इसी एक साथ में, इसी पात में, पात समझ रहे हैं, गाँव देहात में पाता बोलते हैं, इसी पाता में हम लोग जो बैठे हैं, क्या सभी एक ही धर्म को मानने वाले हैं?
क्या सभी एक ही जाति को मानने वाले हैं? नहीं है। लेकिन आप किसी शादी भोज के पाता में चले जाइए, मैक्सिमम अपने बिरादरी के लोग रहते हैं। यानी खेल आपको क्या सिखाया कि हम खेल के मैदान में एक पाता में विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ बैठ सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। इसलिए भी खेलना चाहिए, इसलिए भी खेल का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि खेल के मैदान में हमारे मजहब, हमारा समाज, हमारा संप्रदाय, हमारी धार्मिक व्यवस्था, हमारी जातीय व्यवस्था वो कोसों दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि खेल के मैदान में केवल वो खेल ही नहीं होता है, वास्तव में एक मेल होता है, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा मेल जो कई सालों तक, आपके जीवन काल तक आपके साथ चलता है। इसलिए बिल्कुल खेल के मैदान में आए। और ऐसा नहीं है आज से, चूंकि ये बगोदर का इलाका है, इसके बाद थोड़ा सा कोलफील्ड पड़ता है आपके धनबाद बोकारो में, हम धनबाद बोकारो से संबंध रखते हैं, हमारे रिलेटिव। तो हमारे उधर एक गांव में कहावत थी 1975-80 के टाइम में कि गाँवे किधर दुए चीजें टाका कमाई में। हमारे उधर एक कहावत थी कि गाँवे किधर दुए चीजें टाका कमाई में, एगो टणिया दौड़ के न तो मटिया कोड़ के। अब सवाल है कि टणिया दौड़ के अकर माने की और मटिया कोड़ के अकर माने की। मटिया कोड़ के इसका मतलब है कि आज 1970, 75, 80 के समय में जो लोग मिट्टी काटने गए थे, गैता लेके, झोड़ा लेके, उनको बीसीसीएल और टाटा में सरकारी नौकरी लगा था। टाटा खैर सरकारी नहीं है, लेकिन एक बढ़िया कंपनी है जो बढ़िया सैलरी देता है। यानी जो लोग मिट्टी काटने गए थे झोड़ा लेके, गैता लेके, उनको बीसीसीएल में नौकरी मिला था। इसीलिए कहावत था कि मटिया कोड़ के, मटिया काटते काटते बीसीसीएल और टाटा में नौकरी लग गया था। और दूसरा कहावत क्या है? टणिया दौड़ के। आप अपने गांव के इतिहास को याद करिए। आपके गांव में अगर सबसे पहले किसी ने सरकारी नौकरी लिया होगा, वो हवलदार, जमादार, चपरासी, पुलिस, दरोगा, यही नौकरी लिया होगा। गांव देहात के लड़के पहले जो नौकरियां करते थे वो पहले इन्हीं नौकरियों करते थे। हाँ, जमाना बदला है, अब बीडीओ सीओ भी बन गए, अब डीएसपी भी बने हैं, एसडीएम भी बने हैं, कुछ लोग कलेक्टर भी बने हैं, कुछ लोग सुपरिंटेंडेंट भी बने हैं। लेकिन पुराने जमाने में जो मैक्सिमम नौकरियां गांव के लड़के लेते थे वो टणिया दौड़ के लेते थे। इसलिए आज भी अगर आप खेलते हैं तो टणिया में एक्स्ट्रा दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मान के चलिए वो फुटबॉल खेलता है, अभी क्रिकेट का सीजन खत्म होगा, बारिश होगा, आप फुटबॉल खेलेंगे, फिर फुटबॉल का सीजन खत्म होगा, आप क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे लड़कों को, ऐसे भाइयों को एक्स्ट्रा सुबह 5 बजे वोट दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। जब कोई बहाली आएगा, आराम से बहाली में जाएगा। इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, असम राइफल्स और नहीं तो झारखंड पुलिस में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, झारखंड पुलिस में बिल्कुल अभी 22,000 से ज्यादा पद रिक्त है। विधानसभा में मैंने सवाल को भी उठाया था। बिल्कुल हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो इसलिए खेल में रहने से बहुत लाभ है, बहुत सारे लाभ है, बस उनको आप देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, खेल का मैदान आपको एक अनुशासन सिखाता है। एक ऐसा अनुशासन जो आपको कई आपके शिक्षक, आपके टीचर नहीं सिखा पाते हैं, वो अनुशासन आपको खेल का मैदान सिखाता है। कभी भी आप खेल के मैदान में देखिएगा, जितना डिसिप्लिन के साथ वो जर्सी पहनते होंगे, वही लड़के उतना डिसिप्लिन से अपना स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं गए होंगे। क्योंकि भाई खेल के मैदान है, एक रंग की जर्सी का होना जरूरी। डिसिप्लिन मतलब क्या? यही ना, एक रंग की जर्सी पहनना, ठीक कोच का बात मानना, ठीक से खेलना, डिसिप्लिन मेंटेन भी होता है, डिसिप्लिन भी आपको सिखाता है। इसलिए यह खेल महज एक खेल नहीं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। और अंत में कहेंगे, समय का अभाव है, कि खेल के अंदर जब आप खेलते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है। आपने देखा जब विकेट गिरे या छक्का लगे तो दोनों दलों के खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। थोड़ी सी खींचातानी होती है, थोड़ी सी तू में होती है, थोड़ी सी टकराहट की स्थिति होती है। लेकिन याद रखिएगा, इन सब विषयों को खेल के मैदान में छोड़ के आना, क्योंकि खेल के मैदान में हमारा और आपका सामना 2 घंटा तक था। हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी 2 घंटे तक थे। लेकिन खेल के बाहर हम सभी या आपस में जो दोनों टीमें हैं, एक दूसरे की भले ओपोनेंट है, कॉलेज में एक दूसरे के साथी हैं,
एक ही ऑनर्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा, खेल के मैदान में जो घटनाक्रम हुआ उसे खेल के मैदान में छोड़कर आएंगे, और खेल के बाहर एक अलग दुनिया है, वहां आपका एक अलग रिश्ता है, आप उस भावना को वहां लेकर नहीं जाएंगे। वो खेल के मैदान में जो भी हुआ वह वहीं तक रहे, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे जब क्रिकेट की बात आई तो क्रिकेट आपको एक जज्बा सिखाता है, कभी ना हार मानने वाला। आप विकट से विकट परिस्थितियों में देखिएगा, खिलाड़ी हारने के लगता है कि वह यहां से तो हार तय है, शायद हम यहां से मैच को मुकाबले को हार जाएंगे, उसके बाद भी जीत कर दिखाते हैं। तो हम भी अपने जिंदगी में इन चीजों को सीख सकते हैं। जब क्रिकेट की बात आती है तो सबसे बड़ा उदाहरण तो इंडियन क्रिकेट टीम में जब कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में वर्ल्ड कप खेलने गई थी, आपको जानकारी होगी उससे पहले इंडिया सेकेंड राउंड में नहीं गई थी। 1983 से पहले 1975 और 1979 इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। अब बताइए कौन उम्मीद करेगा कि 83 का वर्ल्ड कप इंडिया की टीम जीतेगी? अभी किससे? जिन्होंने 75 में भी फाइनल जीता है, 79 में भी फाइनल जीता है, वो 83 में भी फाइनल में वेस्ट इंडीज। अभी जो फुटबॉल में रुतबा स्पेन का है, अभी फुटबॉल में जो पिछले 5 सालों में आपने देखा सिर्फ एक नेशनल लीग जो रोनाल्डो की टीम से हारे, यूरो कप भी उन्होंने जीता, वर्ल्ड कप भी जीता, यानी अभी जो रुतबा स्पेन का फुटबॉल में है वही रुतबा जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ था वेस्ट इंडीज का था। उस समय ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं था। वेस्ट इंडीज 75 में अभी वेस्ट इंडीज जीता था, 79 में अभी वेस्ट इंडीज जीता था, और 83 में हैट्रिक करने के लिए इंडिया के सामने था, और इंडिया उस समय की सबसे कमजोर टीमों में जानी जाती थी, यकीन मानिए। और उसके बाद भी क्या हुआ, इंडिया की टीम ने मात्र 183 रन बनाया। कितना? 183। उस समय कितने ओवर का मैच होता था जानकारी है ना साथियों? 60 ओवर, 360 बॉल, 50 से 10 ओवर और ज्यादा, यानी 360 बॉल में वेस्ट इंडीज की टीम को 184 रन चाहिए, यानी हर दूसरा बॉल में 1 रन लेना है। 1 बॉल डिफेंस करना है या जाने देना है, और 1 बॉल सिंगल लेना है। 1 ओवर में 3 रन बनाना है। बताइए, आज 12, 15, 18 रन 1 ओवर में बनाते हैं, और कितना रन बनाना था 1 ओवर में? 3 रन। 3 रन बनाना था जीतने के लिए वेस्ट इंडीज को 1 ओवर में। और सही बात है, उस समय जितने लोग, उस समय टेलीविजन नहीं था, उस समय ट्रांजिस्टर रेडियो था। हमारे गांव के जो हमारे चाचा लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमने रेडियो बंद कर दिया था कि यार यहां से इंडिया नहीं जीतेगा। वो तो छोड़िए, सुनील गावस्कर और जितने भी खिलाड़ी शादीशुदा थे, उनकी पत्नी लोग मैच देखने के लिए आई थी, वो टिकट को आधा दाम में बेच के लंदन शॉपिंग करने चली गई। अरे पत्नी यानी अर्धांगिनी, उसे अर्धांगिनी यानी आधा अंग कहा जाता है कि दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपकी पत्नी आपके साथ खड़ा रहेगी। लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में हिंदुस्तान की खिलाड़ियों की पत्नियों ने भी कहा कि हमारे मर्द के बस में बात नहीं है, वो लंदन शॉपिंग करने के लिए चली गई आधे दाम में, अपने टिकट को आधे दाम में बेचकर लंदन शॉपिंग करने चली गई। और इंडिया वालों ने क्या किया? रेडियो बंद कर दिया कि इंडिया नहीं जीतेगा। सोचिए, पत्नी को यकीन नहीं, हिंदुस्तान को यकीन नहीं, और कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया। ये जज्बा खेल सिखाता है, ये जज्बा खेल सिखा ही सकता है। अभी इसी ग्राउंड में मान के चलिए रोमांचक मैच है, और एक टीम के समर्थक चले गए घर, यकीन मानिए आपका मेंटल, मानसिक रूप से आप पे असर पड़ता है। भले ग्राउंड में असर ना, मानसिक रूप से असर पड़ता है कि यार ये तो हारा हुआ मान लिए, ये तो छोड़ गए हमको, हमारे लिए ताली बजाने वाले घर जा रहे हैं, ये मान गए कि हम हार जाएंगे। वही हाल 83 में इंडिया का था कि इंडिया ने तो टीवी बंद किया, सॉरी रेडियो बंद किया ही, पत्नी लोग भी वापस चली गई लंदन। लेकिन शाम को नजारा अलग था। 22 साल के युवा कप्तान कपिल देव के हाथों में उस समय वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके हाथों में थी, कभी न हारने वाला जज्बा। तो खेल का मैदान आपको वो सिखाएगा जो जिंदगी में आपको कभी सीख नहीं पाते। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे मन लगाकर खेलें। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन जमाना बदल गया है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। अब फील्ड को तय करना है, आपको फील्ड को चुनना है। बस आपको एक फील्ड को चुनना है, वह मेहनत करना है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप जिनको भी जानते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
आप मेहनत करेंगे जरूर आप शिखर तक आएंगे, जरूर आप जगह तक आएंगे। आप यूसेन बोल्ट को जानते हैं, वो कब दौड़ते थे? 4 साल में एक बार। कब दौड़ते थे यूसेन बोल्ट? 4 साल में एक बार। कहां? ओलंपिक में। लेकिन कितना देर? 9 सेकेंड 9.56, यानी 10 सेकेंड से भी कम। 10 सेकेंड समझ रहे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 सेकंड खत्म हो गया। यानी जितना आप 15 तक गिनती गिनेंगे, 20 तक गिनती गिनेंगे स्पीड में, उतना देर मात्र दौड़ना था। प्रैक्टिस 4 साल। हम और आप क्या बोलते हैं? अरे सरवा 9 सेकंड तो दौड़े की है और 4 साल प्रैक्टिस। बताइए, 9 सेकंड दौड़ना है और 4 साल का प्रैक्टिस है। मात्र 9 सेकंड दौड़ना है 4 साल में एक बार। तो 3 बार जीते ना, 3 बार वो फाइनल गोल्ड मेडल जीतने का काम किए। यानी 4 साल में एक बार उस इंसान को दौड़ना था, वो भी मात्र 9.5 सेकंड, लेकिन प्रैक्टिस 4 साल होता था। इसलिए प्रैक्टिस करिए। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता है। आप कितना अभ्यास करते हैं वो अभ्यास तय करता है। अभी आप देखते होंगे जेपीएससी की परीक्षा, कोई 200 नंबर से वो कटअप लेके निकल गया, 199 वाला छट गया। तो इसका मतलब क्या? 199 वाला बेकार स्टूडेंट है, 199 वाला कमजोर स्टूडेंट है, 199 वाला क्या अनपढ़ है? नहीं भैया, 1 नंबर का प्रैक्टिस ज्यादा था उसका। बस 1 नंबर का प्रैक्टिस ज्यादा था। 1 नंबर के लिए उसका प्रैक्टिस ज्यादा था। उसने जिस सवाल का प्रैक्टिस किया था वो भिड़ गया परीक्षा में, और उसने मात्र 1 नंबर ज्यादा लाया और वो जेपीएससी की परीक्षा को पास कर चुका है। प्रैक्टिस। इसलिए अभ्यास, प्रैक्टिस, ये चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी। आप मेहनत के साथ आगे बढ़िए, आप मेहनत के साथ, जज्बे के साथ आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं। और अंत में तो हम अपने बारे में आपको जरूर कहेंगे, अगर सपने सच नहीं होते, देखो ट्राउजर और टी शर्ट पहनने वाला एमएलए थोड़ी होता यार। अगर सपने सच नहीं होते तो एक ट्राउजर और टी शर्ट पहनने वाला एमएलए बनता? हाँ, बताइए तो। सपने सच होते हैं। अब सवाल है, उन सपनों के पीछे आपकी तैयारी क्या है? बताइए, कोई बनता? हाँ, बहुत कोई बोलेंगे कि एडिडास का है, आइएगा 400-500 में कॉपी वाला है। बहुत कोई बोलेंगे कि भाई टी शर्ट तो है लेकिन एडिडास का है, तो जिनको लगेगा वो आ जाइएगा, 400-500 टका लेके हम खरीदवा देंगे। सपने सच होते हैं। अगर सपने सच नहीं होते तो उस दौर में जरा माँ को विधायक नहीं बनता जिस दौर में विधायक का बेटा विधायक बनता। आपके गिरिडीह में अभी ले लीजिए ना, गिरिडीह में इस बार 2 नए विधायक बने हैं। एक जमुआ की विधायक, एक गांडे की विधायक। क्या है उनका बैकग्राउंड? एक मुख्यमंत्री की पत्नी है, एक पूर्व विधायक की बेटी है। नया विधायक बताइए, हमको बताइए, आपके सामने है, बताइए पिछले नया विधायक बताइए। इस भीड़ में कोई नया विधायक का नाम बताइए भैया। बोकारो में भी 2 विधायक नए बने, एक बेरमो के, एक बोकारो के। जो बोकारो की विधायक है उनके ससुर जी विधायक थे, और जो बेरमो की विधायक है उनके पिताजी विधायक थे। सिंदरी में भी 2 विधायक नए बने हमारे, धनबाद जिला में भी 2 नए विधायक बने, एक बागमारा के, एक सिंदरी के। जो सिंदरी के विधायक है उनके पिताजी विधायक थे, और जो बागमारा के विधायक है उनके भाई अभी सांसद है। एक नए विधायक का नाम बताइए जो महज कुछ सालों में, हाँ कुछ लोग बने, एक आपके हजारीबाग वाले और एक मांडू वाले, लेकिन इससे पहले वह चुनाव लड़ चुके थे और कम अंतर से चुनाव हारे थे, और बड़ी नेशनल पार्टियों से, या तो नेशनल पार्टी से गठबंधन था या नेशनल पार्टी से चुनाव लड़े। अरे नेशनल पार्टी से तो लोग बोलते हैं कुकुरों को वोट देके जिता सकते हैं, बोलते हैं कि नहीं? ये हम नहीं बोल रहे भाई, मीडिया में आपने सुना होगा कि भाई फलना पार्टी से अगर किसी को खड़ा करेगा हम वोट दे देंगे। एक इंडिपेंडेंट, एक अलग तरीके से राजनीति में आना, जिसको कोई नहीं जानता था, एक साधारण सा लड़का, वो जरा मतों बना झारखंड की राजनीति में। तो इसलिए मैंने कहा कि सपने पूरे होते हैं, सवाल यह है कि उन सपनों की तैयारी आप कैसा करते हैं, उसके लिए आपका जिद क्या है, उसके पीछे आपका पागलपन क्या है, ये तय करता है। आप आधे घंटे की प्रैक्टिस में हार गए, आप आधे घंटे की प्रैक्टिस में आप बोर होने लगे, आप 4 दिन गए और बोर होने लगे,
इसलिए ये आपके मेहनत पर अब निर्भर करेगा कि आप कितना समर्पित हैं अपने लक्ष्य को लेकर। आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना समर्पित हैं, वो समर्पण इस बात को तय करेगा कि आपके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। सपने देखिए, जितने बड़े सपने देखना है देखिए, सपने पूरे होते हैं। साधारण से साधारण लोग बड़ा कारनामा करते हैं, बड़े कारनामों में अपना महारत हासिल करते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अगर मेरी बहनें भी सुन रही हैं पीछे से, तो मैं सबको कहूंगा सपने देखना आपका हक है। ये लोकतांत्रिक भारत है, आप सपने देखिए, लेकिन शर्त है उन सपनों को साकार करने के लिए, उन सपनों को सच करने के लिए आप इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए। क्यों कहते हैं ना कि कायनात भी आकर आपसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो चलिए, समय ज्यादा नहीं लेंगे, रांची निकलना है। आज के इस कार्यक्रम में सफल बेहतरीन आयोजन रहा और बिल्कुल देखकर कभी नहीं लगा कि गांव घर के खेलने वाले खिलाड़ी हैं। गिरिडीह जिले के खिलाड़ी हैं। गिरिडीह यानी पहाड़ों का इलाका। बिल्कुल लगा, चाहे शॉट सिलेक्शन हो, फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, कि भाई ये कोई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय का अटेम्प्ट है। और बिल्कुल आज के समय में जो डिजिटल मीडिया है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। अब सवाल ये है, ये जो मोबाइल आपके हाथों में है साथियों, ये जो इंटरनेट एआई का जमाना है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन ये दोधारी हथियार है। कभी कभी चोट आपको भी लगेगी। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। अब ये आपको तय करना है कि कितना पॉजिटिव होके आप चलते हैं इसके साथ। दोनों, ये दोधारी तलवार है। ये आधुनिक युग में जो आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, ये जो एआई के टूल्स हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ये दोधारी तलवार है। अब सवाल ये है कि उससे आप अपनी रक्षा करते हैं या खुद घायल होते हैं, ये आपको तय करना होगा। ये आपको तय करना होगा। अभी ये वैभव सूर्यवंशी, अगर मोबाइल की दुनिया नहीं होती, इंटरनेट की दुनिया नहीं होती, और उस लड़के का वीडियो ये बिहार में खेलकर दिल्ली तक, गुजरात तक, बंबई तक नहीं पहुंचता, इस पर्दे पर नहीं आता, इस पर्दे पर नहीं आता। अभी बिहार, झारखंड ऐसे सामान्य प्रदेशों से तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिकेट का मतलब क्या था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। क्रिकेट का मतलब था बड़े महानगर। ये मोबाइल की दुनिया है कि आपने इंटरनेट में एक गूगली लेग स्पिन डाली और गेंद को राहुल द्रविड़ ने देख लिया, बोला इस लड़के को बुला लो। ये इंटरनेट की ताकत है। ये आपके हाथ में जो मोबाइल है, इस मोबाइल की ताकत है। इसलिए आपको तय करना है किस ताकत का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि युवा है, हम लोग विशेषकर जेएलके पार्टी ही पूरे राज्य में एकमात्र पार्टी है, भले एक विधायक है, लेकिन ओरिजिनल में युवाओं के साथ है। अभी देखिए, जब नीट की बात आएगी कि भाई नीट में पेपर लीक हुआ है, तब बीजेपी वाले चुपचाप हो जाएंगे। जब नीट की बात आएगी तो बीजेपी वाले मौन। जेपीएससी की बात आएगी तो कांग्रेस और जेएमएम मौन। जेपीएससी और नीट, देश की परीक्षाओं में और राज्य की परीक्षाओं में अगर धांधली हुई है और दोनों पर कोई आवाज उठा सकता है तो वो झारखंड में केवल जयराम महतो। क्योंकि नीट में, अगर नीट में गड़बड़ी हुआ है तो बीजेपी के विधायक, और अगर जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है तो जेएमएम और कांग्रेस वाले चुप। यानी देश की परीक्षाओं में अगर गड़बड़ी हुआ है और राज्य की परीक्षाओं में भी गड़बड़ी हुआ है और उस पर अगर कोई झारखंड से आवाज उठाएगा तो आप भी जानते हैं जयराम महतो, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है। फिलहाल तो कोई नहीं है। अब आगे कोई होगा तो अच्छा बात है, फिलहाल कोई नहीं है। नीट में अगर गड़बड़ हुआ है तो जेएमएम वाले ही बोलेंगे हाँ ये गलती हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए।
लेकिन जैसे ही राज्य की बात आएगी कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, फिर बीजेपी वाले बोलेंगे हेमंत जी का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन फिर उनसे बोलेंगे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी क्या बोले ना, वो तो ठीक है। तो आज देश और राज्य के मुद्दों में अगर स्टूडेंट की आवाज झारखंड से, मैं फिर देश की बात नहीं, झारखंड से कोई है तो भाई आप भले इकलौते पार्टी के इकलौते विधायक हैं, लेकिन आवाज को हमने बुलंद किया है। इसलिए हमेशा युवाओं की आवाज सड़क से सदन तक हम लोगों ने उठाया है और आगे भी उठाएंगे, ये हमारा आपको बिल्कुल पूर्ण भरोसा है। साथ ही साथ आज फाइनल में जो दो टीमें खेल रही थी, एक हुसैनी मोहल्ला और अंबेडकर क्लब रविदास टोला, जिसमें अंबेडकर क्लब रविदास टोला के नौजवान विजयी हुए। जो विजयी हुए मैं उन्हें आज के लिए बधाई देता हूं, और जो पराजय हुए मैं उन्हें अगले टूर्नामेंट के लिए बधाई देता हूं, अगले टूर्नामेंट की तैयारी करें। और बिल्कुल यही जीवन का गणित है, जो जीत जाए, जब समय आपके अनुसार हो तो इतराना नहीं है। इसीलिए मैं विजेता टीम को कहूंगा, आप जीत गए, आपको हक है आपको जीत का जश्न का, लेकिन इतराइएगा नहीं। इसके बाद भी कई टूर्नामेंट, कई मोड़ सामने आएंगे। जब जीत जाए, जब जश्न हो, जब खुशी हो, इतराइए नहीं, और जब पराजय हो घबराइए नहीं। जीतने वाले इतराए नहीं, हारने वाले घबराए नहीं। यही जिंदगी का गणित है। आप दोनों टीमों को शुभकामनाएं, और विशेषकर जो चैंपियन बने उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी को जोहार, आदाब, जय भीम, जय झारखंड, और सभी मिलजुल कर रहिए, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। सभी को हमारा नमस्कार। क्या रे भाई साहब, लड़ाई झगड़ा नहीं करिए। हेलो हेलो, आप सभी भाई शांति बनाए रखें। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे बर्बाद ना होने दो जब तक आबाद नजर आ रहा है। मेहरबानी करके आप सभी बैठ जाएं। भाई इधर लाइट छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा अभी प्राइज वितरण समारोह जयराम कुमार महतो के हाथों से विनर को मिलने वाला है और लोगों को मिलने वाला है। कृपया करके थोड़ा साइड हो जाइए, लाइट आने दीजिए। आप सभी से विनती है कि आप सभी खाली हो जाए, बैठ जाए जगह बना करके। और जितने भी हमारे खिलाड़ी लोग हैं सब पहले फ्रंट में आइए। हाँ बैठ जाइए, सभी बैठिए। हमारे जितने भी नौजवान है कमेटी के सब बैठाइए एक दूसरे को। अब आइए भैया किनारे हो जाइए, मैं जल्दी में हूं थोड़ा। अरे बैठ जाओ, अफरा तफरी का माहौल मत बनाओ भाई। हाँ चलिए, आप प्राइज वितरण का समारोह का सिलसिला मैं जारी रखता हूं। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद देता हूं, दर्शकों का। सबसे पहले खुद के लिए आप लोग तालियां बजाइए। बहुत जबरदस्त, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जितने भी यहाँ पे महान नेता लोग हैं, हमारे समाज सेवक लोग हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस रंगमंच को सजाया, और जयराम कुमार महतो जैसी आवाज जो झारखंड में ही नहीं बल्कि जंतर मंतर में अभी कुछ दिन पहले बुलंद था, उनको आवाज देकर के बुलाया। भाई आप लोग बधाई के पात्र हैं। सर मैं आपसे कभी बाद में मुलाकात कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, मिलूंगा। अब आइए मैं प्राइज का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में एम्पायरिंग करके खेल को भावनाओं के साथ, भाईचारा के साथ खिलवाया, उन सबका नाम लेता हूं। और मैं उनका भी नाम लूंगा जो अपने हाथों, शुभ हाथों से प्राइज देंगे। मैं सबसे पहले हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष जो बहुत मेहनत करते हैं और एम्पायरिंग का भी काम किए हैं, जनाब तफज्जुल, तालियां। मैं ललिता जी से विनती करूंगा कि आकर के आप अपने हाथों से इन्हें सम्मानित दें। आइए ललिता जी। भाई शांति बनाए रखें, मेहरबानी होगी। अतिथि लोग हमारे यहाँ हैं, अनरिस्पेक्टफुल वाली बातें नहीं होनी चाहिए, मैं विनती कर रहा हूं। तालियां। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ललिता जी आपका। अब आइए हमारे कमेटी के एक और अध्यक्ष जो बहुत मेहनत करते हैं, जनाब फैजान रजा। मैं दिनेश साहू से विनती करूंगा कि अपने हाथों से आप प्राइज दें। दिनेश साहू जल्दी आइए। मैं इकबाल रजा गोसिया मोहल्ला, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा। इकबाल गोसिया मोहल्ला से मैं धर्मपाल महतो से विनती करूंगा कि सर आप अपने हाथों से प्राइज दे दें। धर्मपाल महतो आप आइए। इकबाल गोसिया मोहल्ला आप आइए सामने। हमारे युवा नेता इकबाल, तालियां। अब आइए। मैं आफताब भाई को बुलाना चाहूंगा और शेख शाहिद साहब से विनती करूंगा कि सर आप अपने हाथों से प्राइज दे दें। भाई प्राइज दो। शांति बनाए रखे भैया, प्राइज वितरण का समारोह चल रहा है, अभी विनर रनर सब बाकी है। ये देखिए यहाँ पर चेक रखा हुआ है भाई, तालियां बजाते रहिए। अब मैं रौनक रजा को बुलाना चाहूंगा और रमा रविदास से विनती करूंगा कि आप अपने हाथों से दे दें प्राइज। मैं वसीम से विनती करूंगा, वसीम फलक आप आ जाइए सामने। ये क्या लिखा? महबूब सनम से विनती करूंगा कि आप अपने हाथों से दे दें प्राइज। महबूब सनम आप दे दें वसीम भाई को। भाई बदमाशी मत करिए, मेहरबानी होगी आपकी। 12 बोल रहा हूं, ये अफरा तफरी का माहौल मत कीजिए। अगला नाम है इकबाल से मैं विनती करूंगा कि आप आइए, मोहम्मद रब्बानी साहब के हाथों से लीजिए प्राइज। आइए इकबाल साहब, चलिए बहुत खूब। आइए मुस्तकीम जी आप आइए, केदार महतो के हाथों से लीजिए प्राइज। केदार महतो जी आप दे दीजिए अपने हाथों से। मुस्तकीम जी आ गए? मुस्तकीम जी आइए। केदार महतो जी अपने हाथों से प्राइज दीजिए। यहीं से दीजिए, यहीं से दीजिए ना, लीजिए जी। अब मैं बताता हुआ चलूं कि पूरे टीम को स्कोर बनाता था बैठ करके बेचारा एक अकेले कोने में, बहुत मेहनत किया। चिंटू दास, उनको बुलाना चाहूंगा। चिंटू दास और मैं कमरुद्दीन जी से विनती करूंगा, कमरुद्दीन जी आप आइए और अपने हाथों से इनको प्राइज दीजिए। बेस्ट स्कोरर ऑफ द सीजन चिंटू दास। आप सभी पीछे थोड़ा चले जाइए ना, प्लेयरों को दिक्कत हो रहा है भाई, प्राइज लेने में काफी कष्ट का सामना करना पड़ा। पीछे चले जाइए। कमरुद्दीन जी दे रहे हैं अपने हाथों से चिंटू दास को जो स्कोरर ऑफ द मैच है ये। अब आइए, मैं दूसरी कड़ी की ओर जा रहा हूं, आप लोग तैयार हो जाइए भाई, पीछे चले जाइए थोड़ा मेहरबानी करके। इसमें लाइट होना बहुत जरूरी समझता हूं, थोड़ा लाइट थोड़ा छोड़ दीजिए भाई, लाइट आने दीजिए ना भाई। अरे भैया पीछे हो जाओ यार, क्या मार दूंगा माइक तो बस। चलिए, जिसका इंतजार था कि ये मैच जो खेला हुआ तो कौन अच्छा खिलाड़ी था भाई, उसका इंतजार था। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो हुए उनके लिए जोरदार तालियां कीजिए। संटू रविदास, उनको ललिता जी आपसे विनती है कि आप आकर के दे दें मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच ललिता जी अपने हाथों से दे रही है। अबर है बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। संटू जी आप यहीं रहिए, एक बार जोरदार तालियां। संटू बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी है। उमेश जी आपसे विनती करता हूं कि इनको अपने हाथों से आप प्राइज दें। उमेश जी आइए, आने दो बाबू। उमेश जी दीजिए अपने हाथों से बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। ये कैप है, कैप
जबरदस्त। कैप और मेडल, ये क्या बोलते हैं, पर्पल कैप जी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट इनको दिया जा रहा है जी। जर्सी भी साथ में, तालियां। भाई अभी आपको जाना नहीं है। भाई संटू को अभी जाने नहीं देंगे। हाँ अब आइए बेस्टमैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैं बुलाना चाहूंगा अल्तमश शू शहजाद भाई से कि आप आइए और अपने हाथों से प्राइज दीजिए भाई। रुकिएगा रुकिएगा। जी बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीरीज संटू ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों विजेता। तालियां यार, यही तो जिताया मैच में आप लोगों को। हाँ तालियां लगाते रहिए। देखिए कैप्टन साहब लगा रहे हैं, उपेंद्र। आप अब आइए मैं तेजी के साथ अभी भी जाने नहीं देंगे भाई, अभी भी जाने नहीं देंगे। रुकिएगा संटू जी, जाना नहीं है। हाँ प्लेयर ऑफ द सीरीज संटू रविदास, प्लेयर ऑफ द सीरीज संटू रविदास। मैं धर्मेंद्र पाल महतो से विनती करूंगा कि अपने हाथों से आकर के इन्हें प्राइज दें। धर्मेंद्र, हाँ बुला रहे धर्मपाल, प्लेयर ऑफ बेस्ट फील्डर जी। आइए दीजिए, जल्दी से दीजिए, इधर लाइट। हाँ नवीन कोहली, तालियां भाई। प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्या चाहिए और? चलिए प्लेयर ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ द सीरीज, बेस्ट फील्डर जावेद का कैच पकड़ा था, इसके लिए आपको 50 रुपये का उपहार है। लीजिए भाई, रंजन की सोनू को लीजिए, सोनू को दे दीजिए। ये बेस्ट फील्डर ऑफ द सीरीज आपका हो गया शमशेर रजा स्टार 11 क्लब से हैं। ये देंगे शेख शाहिद अली। आइए जी, बहुत बढ़िया, तालियां भाई तालियां, रुकनी नहीं चाहिए। आप देखिए, सुनिए आप सभी, थोड़ा संयम बनाए रखिए। 8 टीमें थी, 8 टीमों में फेयर प्ले अवार्ड कौन जीता? फेयर प्ले अवार्ड कौन जीता? तो स्टार 11 वालों ने जीता। उसका कैप्टन अगर होंगे तो सामने आइए और दिनेश साहू के हाथों से अपना प्राइज ले लीजिए। स्टार 11 के खिलाड़ी का कोई कैप्टन होंगे तो सामने आइए और दिनेश साहू के हाथों से अपना प्राइज ले लीजिए। ये फेयर प्ले अवार्ड, इतना अफरा तफरी माहौल कर दिया ना सर ये लोग, क्या बताऊं। अब रिकॉर्डिंग लाइव चल रहा है भैया, थोड़ा रिकॉर्डिंग में ढंग से होने दो ना यार, पीछे जाना है। गरजना पड़ रहा है। शमशाद के लिए जोर तालियां, बहुत जबरदस्त। ये हमारे युवा नेता है सर। चलिए अब आइए, बेसब्री से जिनका इंतजार था उसकी तरफ चलता हूं मैं। अब यहां पे प्राइज का सिलसिला खत्म करता हूं। आज जो विजेता और पराजित जो हुआ उनके लिए चलता हूं। चलो चलो भाई निकलो, बैठ जाओ भाई, अफरा तफरी। मकसूद भाई बाद में कर लेना यार। सबसे ज्यादा क्या? हाँ, जानकारी के मुताबिक बता दूं कि 4 सीजन हुए, चारों सीजन में सबसे ज्यादा रन संटू रविदास ने मारा, 775 रन। तालियां। 75 या 72 छक्का, 775 रन और विकेट भी बहुत ज्यादा ले लिया। अरे बाद में ले लेना भाई, बाद में ले लेना, बोलने दो। ग्रुप फोटो के लिए सर टाइम देंगे, आप लोग सब रखिए। चलिए पीछे जाइए भाई, खिलाड़ी लोग पीछे जाओ, प्राइज दिला रहा हूं। भाई पीछे जाओ, तफजुल भाई पीछे भिजवाइए।
चलो पीछे चलिए। मैं कोई बात नहीं भाई, जीत और हार का मैच था, कोई जीता तो कोई हारा, कोई बात नहीं। हमारे सर ने बहुत अच्छा स्पीच भाषण में बताया, हताश निराश नहीं होना। मैं रनर आपको बुलाना चाहूंगा, कैप्टन से निवेदन करूंगा और टीम से भी कि आप आकर के डॉक्टर सलीम साहब से अपना प्राइज ले लें। आइए कैप्टन साहब, रनर आपके कैप्टन अबू अंजला साहब अपने टीम के साथ आ सकते हैं। आइए जल्दी आइए और आप डॉक्टर सलीम साहब के हाथों से अपना प्राइज ले लीजिए। आइए जल्दी आइए। अबू अंजला भाई और उनके टीम के जितने भी सदस्य हैं आइए सामने। शाहनवाज भाई आइए, असलम चलिए लीजिए। आइए शाहनवाज भाई पकड़िए, आइए। मजहर भाई आइए। अरे जोरदार तालियां भाई। अरे भाई हसन रजा का आईफोन गुम हो गया है, रिंग भी हो रहा है, लेकिन कोई बच्चे अगर पा लिए होंगे, रख लिए होंगे, मेहरबानी करके मुझ तक पहुंचा दें ताकि दे दें, वो परेशान हो रहे हैं। रिंग हो रहा है, आईफोन है भाई, कोई मजाक नहीं, आईफोन है। किन्हीं के पास अगर रह गया होगा गलती से तो लाके मेहरबानी करके दे दें, बहुत परेशान हो रहा है बाबू। अब आइए, मैं ज्यादा समय ना लेकर के, सर को काफी समय से रखा हुआ हूं। विनर का जो कैप्टन है अपने टीम के साथ आइए और टाइगर जयराम कुमार महतो के हाथों से अपना प्राइज लीजिए। जोरदार तालियां। अरे लाइट छोड़ दो भाई, लाइट छोड़ दो, लाइट छोड़ दो भाई। अरे हसन भाई का मोबाइल आईफोन गुम हो गया, एक छोटा सा मोबाइल टाइप में था, किन्हीं को मिला हो तो मेहरबानी करके मुझ तक पहुंचा दीजिए, बहुत परेशान हो रहा है बाबू। इस बात को समझिए, फीलिंग्स को समझिए। किसी का 10-20 रुपया गुम हो जाता है, वो काफी परेशान होते हैं, लेकिन इनका मोबाइल है, आप दे दीजिए मेहरबानी करके, आईफोन है। जोरदार तालियां भाई, आईफोन है हसन रजा का, किन्हीं को मिला होगा तो मैं आपसे विनती करता हूं कि दे दीजिए। कुछ दे देंगे हसन भाई आपको बदले में, लेकिन मोबाइल ला करके दे दीजिए, वो परेशान हो रहे हैं। किसी के पास होगा, गलती से नीचे रह गया होगा तो मिल गया होगा तो दो, मेहरबानी होगी। हेलो, साउंड वाले से गुजारिश होगा कि जो माइक है वो मेरे पास। हेलो हसन भाई, वो माइक हसन भाई का मोबाइल गुम हो गया, आईफोन भाई किन्हीं के पास अगर होगा साउंड वाले भाई करके दे दीजिए, आपको उसके बदले में कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन ला करके दे दीजिए। साउंड वाले भाई, ये माइक जो है सो आपके हवाले कर रहा हूं, मैं शरीफ भाई को माइक दे रहा हूं, आप माइक इनसे रिसीव कर लीजिएगा। आप ही का कुंदन रविदास अगर होंगे तो मेरे सामने पहुंचिए, क्योंकि आपने ऐलान किया था पैसों का और मुझे दिए नहीं, ताकि मैं खिलाड़ी को दे सकूं। मोबाइल